नमस्कार, मैं हूं मनोज टिबड़ेवाल आकाश। एक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान, भारत सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री निनोंग इरिंग जी। 3 जनवरी 1959 को जन्मे निनोंग इरिंग जी अरुणाचल प्रदेश से लोकसभा के सांसद हैं। संसद में नॉर्थ ईस्ट राज्यों की समस्याओं को पुरजोर तरीके से रखने वाले निनोंग इरिंग जी अरुणाचल प्रदेश में कई बार विधायक और मंत्री भी रह चुके हैं। हाल ही में दिल्ली में हुई अरुणाचल प्रदेश के छात्र नीडो तानियम की दुखद हत्या के बाद इस मामले को निनोंग इरिंग जी ने काफी प्रमुखता से उठाया है। आज हम निनोंग इरिंग जी से नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की समस्याओं पर विस्तार से बातचीत करेंगे। निनोंग इरिंग जी, आपका स्वागत है दूरदर्शन की इस खास पड़ताल एक मुलाकात में। नमस्कार। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब भी पूर्वोत्तर राज्यों का कोई भी नौजवान दिल्ली या देश के किसी अन्य इलाके में पढ़ने के लिए जाता है तो उसे भेदभाव का सामना करना पड़ता है? अभी कुछ सालों से हमने देखा है कि यहाँ जिस प्रकार से हमारे पूर्वोत्तर राज्यों के जो बच्चे हैं वो बहुत आबादी में इधर यहाँ दिल्ली आ रहे हैं। सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि जितने भी यहाँ के जो महान शहरों हैं उसमें सब जा रहे हैं। कारण एक कि वहाँ आबादी बढ़ रही है धीरे धीरे। वहाँ में जो जिस प्रकार के महाविद्यालय या विश्वविद्यालय है वो उस स्तर की नहीं जहाँ आपको केंद्र में आके यहाँ के जो यूपीएससी एग्ज़ाम्स हो या यहाँ के जो केंद्र सरकार के जो ऑफिसेस में जिस प्रकार से यहाँ नौकरियाँ का जो बड़े बड़े पोस्ट में किस प्रकार से यहाँ उनको इंटरव्यूज़ दिया जाता है वो वहाँ हमारा उसका सुविधा नहीं है। तो यहाँ उनको कोचिंग के लिए भी आना पड़ता, उनको पढ़ाई के लिए भी आना पड़ता और कुछ लोग यहाँ कुछ नौकरियों के लिए भी आते हैं। जैसे यहाँ हॉस्पिटैलिटी के विषय में है, जैसे वो सलून्स में है, हॉस्पिटल्स में है, आपके यू कैन से मॉल्स में है। तो इसमें क्या हो जाता है, यहाँ में आबादी धीरे धीरे बढ़ रही है और वो बढ़ने के कारण से शायद लोगों को थोड़ा सा तो जागरूकता हुई है कि भाई ये उत्तर पूर्व के बच्चे हैं, यहाँ वो लोग नौकरी या पढ़ाई के लिए आते हैं। लेकिन फिर भी ये जो अब जो हुआ था घटना, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का या रेशियल अटैक का, ये जो चीज़ है ये बहुत, इसका कहानी बहुत पुराना है। तो हमने मेरे बचपन में भी मैं झेला हूँ और यहाँ अभी भी बच्चे इसको वो झेल रहे हैं। और हम आदरणीय हमारे उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी को भी मिले, फिर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को मिले, फिर बहुत सारे हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के सांसद हैं वो सब जो नॉर्थ ईस्ट जो एमपीज़ फोरम जिसको कहते हैं वो प्रधानमंत्री से भी मिले। पुलिस स्टेशन में पार्लियामेंट स्ट्रीट, क्योंकि उन्होंने एक प्रोसेशन निकाली थी तो जिसमें सब उनको डिटेंशन हुआ था, जहाँ हम सब एमपीज़ गए थे और वहाँ उनको हमने आश्वस्त किया। बच्चे बहुत ही नाराज़ थे हमारे ऊपर कि हमने कुछ इतना सालों में हम कुछ नहीं किए। तो ये तो उनका हकीकत है, ये हमारे ऊपर नाराज़गी दिखा सकते हैं। लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको किस प्रकार का हम स्टेप्स ले ताकि उसका कुछ समाधान आ सके। बिल्कुल, जिस तरह से कुछ दिन पहले दिल्ली में अरुणाचल प्रदेश के छात्र नीडो तानियम की निर्मम और दुखद हत्या हुई, उसको लेकर काफ़ी गुस्सा है और ये गुस्सा जायज़ भी है। हाँ, अभी उनके जो मेन जो उनके जो मुद्दे हैं या हमारा पास जो प्रस्ताव रखी है उसमें उन्होंने कहा कि जो एक कमिटी जो गठित होगी वो एक जस्टिस वर्मा की ये ऊंचाई, उसका स्तर तक उसको करना होगा। जैसे हमारा गृह मंत्रालय ने एक कमिटी गठन की है, उनका एक ऑर्डर्स भी मेरे पास है, कॉपीज़, उसके नाम्स भी मैं बता सकता हूँ अगर आप चाहे तो ये इनका नाम्स है। अभी ये जो ऑर्डर है हमारे गृह मंत्रालय से निकले हैं। तो ये है हमारा, इसको हेड करेगा मिस्टर MP बेसबोर हुआ है। ये हमारे IAS ऑफिसर रिटायर्ड और वो अभी मेंबर ऑफ द नॉर्थ ईस्ट काउंसिल है, वो हमारा अध्यक्षता करेगा। उसके बाद मेघालय से HWT CM है, वो भी एक IAS रिटायर्ड है। एक एलन तेमसी जमीर IAS है रिटायर्ड, वो नागालैंड के हैं, वो हमारे भूतपूर्व मुख्य सचिव भी रहे हैं। तापे बागरा है हमारे अरुणाचल के, वो भी एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं। P भरत सिंह हैं, ये भी हमारे रिटायर्ड IAS हैं। और उसके साथ
हमारे जो गृह मंत्रालय से हमारे जो डिप्टी सेक्रेटरी है मिस्टर एस साहा, वो एक मेंबर सेक्रेटरी के रूप में रहेंगे। और साथ में हमारे जितने भी ये 8 जो सिक्किम को लेके 8 राज्य हैं, उनमें से एक एक प्रतिनिधि लिया जाएगा, जिसमें महिला भी होना पड़ेगा। उसमें ये भी है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो सिविल सोसाइटीज़ है और यहाँ के जो छात्र हैं, जैसे हमारा यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन है नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस, यहाँ से भी हम मेंबर्स लें। इसका नेतृत्व हमारे एमपी बेजबोरा करेंगे। लेकिन हमारे बच्चे भी इसमें थोड़ा नाराज़गी दिखा रहे हैं कि उन्होंने कहा कि इसको आप उस स्तर पे क्यों नहीं ले जा रहे, जैसे हमारे जस्टिस वर्मा वाली जो कमिटी थी। तो इसके लिए हम ऑलरेडी राहुल जी को मैंने इस विषय में मैंने उनको विस्तार में हम इसको डिस्कस किया है। उनको हम कहा कि ये जो बच्चे हैं शायद इसको मानना चाहिए थे, लेकिन बच्चे जो है उनका जो डिमांड्स है वो कहते कि नहीं, इनको हमको एक ऊंची स्तर से देना पड़ेगा, ताकि थ्रू आउट जितने भी राज्य हैं, जितने भी ये जो बड़े बड़े शहर हैं, उसमें भी ये जो आवाज़ वो जाना चाहिए। और उनका दूसरा मुद्दा था हमारा वो एक जो रंग भेदभाव का जो एक मुद्दा है सारा देश में, इसको दूर करने के लिए एक बहुत सख्त या सशक्त कानून लाया जाए, एंटी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के विषय में इसको लाएं, इसको हमारा इस बार इस सत्र में इसको पारित करें। तो ये उनका डिमांड्स थे। नीडो तानियम की हत्या के बाद पुलिस इस मामले की काफ़ी तेज़ी से जांच कर रही है। अब तक कहां तक पहुंची है जांच? उसका स्टेटमेंट जो हमारे गृह मंत्री जी शायद ऑलरेडी दे चुके हैं और वो देंगे भी। हमारा सदन ठीक से नहीं चल रहा, नहीं उनसे उनको एक मौका देना है कि वो यहाँ इसका किस प्रकार से पुलिस की ये जो अभी तक तहकीकात हो रही है, उनका निरीक्षण भी हो रहा है, लोग उसके पीछे भी है। गृह मंत्रालय से भी एक इन्वेस्टिगेशन टीम ऑलरेडी है। उनका ये है कहना है, आज सुबह जिसको हम पूछे थे तो उन्होंने कहा कि अभी तक जो रिपोर्ट आई है वो पोस्टमार्टम प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई है। अभी तक उसका पूरा जो रिपोर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इसका वो पूरा जांच का जो रिपोर्ट है वो दे पाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि 6 जन ऑलरेडी उसमें हिरासत में है, 2 जन जो है वो लेकिन ही इज़ देयर एज में कमी है, वो यानी कि वो जुवेनाइल है। तो ये जुवेनाइल इशू भी फिर आ जाती है, वो निर्भया केस जैसा एक जुवेनाइल आ गया, तो यहाँ पे भी वो जुवेनाइल लोग भी इसमें किस प्रकार से आ जाता है, हमको शामिल होते हैं, हमको समझ में नहीं आता है। तो ये अभी तक वो केस है कि तहकीकात हो रही है। जो जितने भी विक्टिम्स जो कंसर्न लोग हैं जो यहाँ में इन्वॉल्व हैं, उनका जांच हो चुका है, आइडेंटिफिकेशन पीरियड हो चुकी है और लोगों को हिरासत में लिया गया है। नीडो तानियम की हत्या के बाद से दिल्ली में काफ़ी विरोध प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे हैं लगातार नॉर्थ ईस्ट के छात्र, और राहुल गांधी जी भी इन लोगों के बीच पहुंचे थे अपनी बात को कहने के लिए। क्या कुछ कहा इन छात्रों से राहुल गांधी जी ने? राहुल जी वो अपने जितने जो सहानुभूति है उनको प्रकट करने गए हैं, उनको किसी ने बुलाया भी नहीं। लेकिन जब उन्हें देखा कि बच्चे 3 दिन से या 2 दिन से वो प्रदर्शन कर रहे हैं और उसके बाद एक मीडिया में पूरा इसका वो लगातार इसका वो आप जिस प्रकार से आपने इसका पूरा एरिया को जागरूक किया, तो उनको भी पता लगा कि ये एक हत्या की मामला है। तो उन्होंने खुद उनका जो परिवारजनों को भी सहानुभूति देने के लिए और अपने आप को वहाँ उनके साथ जुड़ जाने के लिए वो गए थे, और बच्चों को उन्होंने आश्वासन दिया कि जिस प्रकार से हमारा सरकार है वो पूरा कोशिश करेंगे, इनके जितनी डिमांड्स है वो डिमांड जो है राहुल गांधी को भी उन्होंने दिया है। और उसमें वही मुद्दे हैं कि यहाँ एक कानून हो, एक कानून पारित हो, ताकि उत्तर पूर्वी राज्यों के बच्चों को भी फिर ऐसा किस्म का घटना ना हो। उन्होंने ये भी उनको आश्वस्त किया कि वहाँ हमारे जितने भी ये कमिटीज़ के मेंबर्स हैं वो उनके मुताबिक वो दिए जाएंगे। और अभी फ़िलहाल क्योंकि ये गृह मंत्रालय से आए, इसमें हम राहुल जी के भी उनका इंटरवेंशन की भी शायद ज़रूरी होगी, और उसके बाद प्रधानमंत्री का भी उसमें इंटरवेंशन होगी। लेकिन हम जो बच्चों के जो प्रस्ताव हैं हम पूरा मानने के लिए हम राज़ी हो गए, और हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों के साथ हम जुड़ते हुए इसको एक नया जो एक हम
इस मुहिम को, इसको और आगे बढ़ाने के लिए हम पूरा जोड़ गए हैं। संसद के सत्र में मैंने आपको देखा, लोकसभा में काफ़ी आप भी मुखर रहे, अपनी बात रखी, और न सिर्फ आप बल्कि सभी दलों के नेताओं ने जमकर इस बात की वकालत की कि पूर्वोत्तर के जो भी छात्र दिल्ली या फिर देश के अन्य भागों में जाते हैं उन्हें हर तरह का सहयोग मिलना चाहिए। मैं आपके साथ सहमत हूँ कि हाँ, इनको सहयोग मिलना चाहिए। सबसे पहले तो जब ये बच्चे आते हैं वो नादान हैं, उन इलाकों में ऐसा जो यहाँ का व्यवहार है वो कभी वो महसूस नहीं किया है, तो एक अनजान जगह में आने के बाद जब वो अपने जैसे हॉस्टल्स तो सबको नहीं मिलती, और हमने जो प्रावधान रखे उसको कोशिश की है कि यहाँ भी हम भी ऐसा हॉस्टल्स वगैरह उनको रखने का, रहने का जगह हम स्थान दें, लेकिन जिस प्रकार से आबादी आ रही है हम उसको मीटअप नहीं कर रहे हैं। हमारा जो डोनर मिनिस्ट्री है, NEC है, वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ हॉस्टल्स, वुमेन हॉस्टल्स, लड़कों के लिए हॉस्टल्स बनाएं, लेकिन असली बात यही है कि यहाँ के लोगों की जो सोच है कि भाई ये नॉर्थ ईस्ट से आए, चलिए इसको हम जितने से जितना उसको तकलीफ़ दें, उनको जितने जो रेंट वगैरह में भी अब बहुत ही शिकायत है कि अगर वो 5,000 का अगर घर है तो उसको कम से कम 15 या 20,000 मांग लेते हैं। तो इसमें वो डिस्पैरिटी या डिस्क्रिमिनेशन वो क्लियर कट दिखाई देती है। ऐसी भी चर्चा चल रही है कि देश के अन्य राज्यों में जो पढ़ाई होती है उसमें जो है पूर्वोत्तर के राज्यों की संस्कृति और वहाँ के इतिहास के बारे में भी लोगों को जागरूक बच्चों को किया जाए। ये भी एक मुद्दा है बच्चों का कि हमारे जितने भी NCERT के हैं या हमारा CBSE के जितने भी किताबें उसमें हमारा जो पूर्वोत्तर राज्यों की कहानी होना चाहिए। हम कहते हैं कि यहाँ जो सबसे पहले जो हमारा स्वतंत्रता सेनानी थी वो रानी, जिसके नाम से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसको बख्शा था, और उसके बाद हमारे बहुत सारे कहानियाँ हैं, जैसे ललित बरफुकन है, और असम में वो जिसने उनके अभी भी उनका वर्ड्स हैं कि मेरा जो चाचा है वो देश से महान नहीं, तो माई अंकल इज़ नॉट ग्रेटर देन माई कंट्री। तो ऐसे वाले लोग भी हैं जिसका कहानी है, इतिहास है। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा अगर आप इतिहास को ढूंढें तब तो आपको ये जानकारी बहुत लोगों को पता नहीं कि हमारा जो भगवान श्री कृष्ण जी वो हमारा दामाद है, वो हमारा अरुणाचल से रुक्मिणी देवी जो थी वो हमारे वहीं के हैं, भीष्मक नगर अभी भी वहाँ उनके रूइंस हैं। उसमें उनका जो एक उनका पिताजी था राजा भीष्मो, तो उससे जिस प्रकार से उसके एक युद्ध हुआ, उनका भाई रुक्मो के साथ जब वो लड़ाई हुआ, जब उसको वार करके मारने वाला था, किस प्रकार से रुक्मिणी देवी ने उनसे खुद बोला वर को कि ये आप अपना साले साहब को कैसा आप उस पर आप हत्या चलाएं। और जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने ऑलरेडी तलवार निकला तो कुछ करना पड़ेगा, उन्होंने उनके आगे का जो बाल है उसको काट दिया, और उसके बाद एक सिंबलिक अभी भी वहाँ के लोग वैसे ही उसको हेयर स्टाइल को रखते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण के हम यह साले साहब है और वो हमारे जुआई बाबू है। तो ये इतिहास है ना, ये कहानी है, ये लोगों को जानकारी होनी चाहिए उसका। पूर्वोत्तर के राज्यों की प्रमुख समस्याएं दरअसल हैं क्या, और भारत सरकार को किन किन बातों पर प्रमुख तौर से ध्यान देना चाहिए? सबसे पहले तो किसी प्रकार का विकास लाना चाहते हैं तो उसमें यातायात की बात आ जाती है। जैसे हमारा जिसको चिकन नेक कहते हैं, जो पूर्वोत्तर और मेनलैंड इंडिया को जोड़ती है, वो सिलीगुड़ी की जगह में जस्ट 15 या 20 किलोमीटर की दूरी है नेपाल बॉर्डर से और बांग्लादेश से। तो शायद ये कारण है लोग इसको एक चिकन नेक कहते हैं, यानी कि एक मुर्गा का गर्दन, यानी कि बहुत एक छोटा सा एक लिंक है। तो उसी में पूरा ट्रेन्स भी जाना पड़ता है, रोड भी उसी से जाना पड़ता है। फिर उसके बाद जो जितने बिजली के तार है या अन्य जितने भी सुविधा उसी 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर का अंदर से जाना पड़ता है। तो इसलिए कई सालों से हम इस विषय को हम उठाते आए हैं कि सबसे पहले आप रेल यात्रा को ठीक करो, रेल्स को पूरा जितने भी हमारे राज्यों हैं उसमें आप कनेक्ट कराइए। आप यहाँ के हवाई अड्डे उसको और सशक्त बनाना होगा। हवाई अड्डे के लिए तो अभी भारत सरकार ने पूरा कदम उठाया है, ख़ासतौर से अरुणाचल प्रदेश और जो ग्रीन एयरपोर्ट्स के जो कर रहे हैं, तो इसमें शायद बहुत सारा परिवर्तन आ रहा है।
लेकिन जैसे राजमार्ग को इसको हमको और उसमें ध्यान देना होगा, क्योंकि जितने यहाँ से हमारे जो गाड़ियाँ जाती हैं वहाँ में वो जाम्स हो जाते हैं, वहाँ में उनका यातायात का सुविधा नहीं होता है। तो हम तो यही कहेंगे कि हम थ्रू बांग्लादेश से भी इंटरनेशनल बॉर्डर से होते हुए उनसे हम उनके साथ कुछ समझौता करते हुए बांग्लादेश के बीच से, चाहे वो हमारा बिजली की लाइन्स है उनको खींचना पड़ेगा, या हमारे यातायात है उनसे उनके थ्रू बांग्लादेश होकर हमको पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक नया रास्ता बनाना पड़ेगा। अगर आप यातायात को ठीक करें, परिवर्तन या विकास वो अपने आप आ जाती है। आपने यातायात की बड़ी बात कही है और ख़ास तौर पर रेल नेटवर्क की पूर्वोत्तर के राज्यों में बड़ी समस्या है। और अभी हमने कुछ महीने पहले देखा भारत सरकार ने 600 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट भी रेल नेटवर्क के लिए पूर्वोत्तर के लिए जारी किया है। हाँ, अभी जैसे अरुणाचल प्रदेश में रेल की सुविधा नहीं थी, लेकिन अभी अरुणाचल प्रदेश भी अभी जुड़ गया है। वो अभी हमारे ईटानगर तो पहुंच चुका है, अभी पासीघाट जाएगी और हम अभी इम्फाल के लिए देख रहे हैं। नागालैंड तो दीमापुर थ्रू होके कनेक्टेड है, मेघालय जाने के लिए कोशिश है। लेकिन मैं यही आप सबसे इस आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि कोशिश तो जारी है, लेकिन आपका वो दिल की बात जो है, जो सोच है, वो हम सबको बदलना होगा और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए खास ध्यान देना होगा। शिक्षा और स्वास्थ्य की अगर बात करें तो यहाँ भी काफ़ी कुछ करने की आवश्यकता है इन राज्यों के लिए। हाँ, आप जितने भी हम देख रहे हैं कि पूर्वोत्तर के जितने भी केसेस होते हैं, जैसे आपका हार्ट का ऑपरेशन हो, किडनी ट्रांसप्लांट हो, तो ये सब सुविधाएं हैं। अभी जैसे शिलांग में तो अभी एक नया हॉस्पिटल बनाया गया है केंद्र सरकार की ओर से, लेकिन वो जो सुविधा अभी भी बहुत ही कम है, उसको इसमें हमको बहुत ध्यान देना होगा। हमको स्वास्थ्य मंत्रालय को भी या हमारे जो शिक्षा मंत्रालय को भी इसमें खास ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ और भी वहाँ विश्वविद्यालय खुले और भी महाविद्यालय खुले और भी जैसे टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स और भी वहाँ खोले। भारत सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए एक अलग से मंत्रालय भी बनाया है। आपको लगता है कि इस तरह के मंत्रालय के बनाए जाने के बाद कुछ विकास के मामले में तेजी आई है? कुछ हद तक तो हम आपके साथ सरकार के साथ सहमत हो शायद रहूँगा, क्योंकि उसमें लेकिन बजट जो है वो बहुत ही कम है। हमारे कम से कम 8 स्टेट्स है, 7 सिस्टर्स जिसको कहते हैं, वो जैसे अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मेघालय है, त्रिपुरा है। तो ये जो हमारे असम है, तो उसमें हम 7 सिस्टर्स और एक सिक्किम नया जुड़ गया है, वो है हमारा एक भाई जिसको छोटे भाई जिसको कहते हैं। तो 8 स्टेट्स हैं। तो 8 स्टेट्स का बजट जो होता है वो इतना उसका राशि कम होता है कि वहाँ हम कुछ अच्छा काम नहीं उसके हम नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए उसको हमको और उसमें राशि देना होगा, उसको और उसमें और जो डिपार्टमेंट्स है जिसको कहते हैं कि 10% उनको अपना डिपार्टमेंट्स वो डालना होगा, वो अभी तक नहीं हो रहा है, क्योंकि अपना जो डिपार्टमेंट्स है उनका भी अपना समस्याएं हैं। तो वो जो समस्याओं को यहाँ दिल्ली लेवल में हम जो केंद्र सरकार को और थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना होगा, ताकि हमारा जो पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक स्पेशल जो डोनर मिनिस्ट्री को हमने ऑलरेडी खोल चुका है, जो लुक ईस्ट पॉलिसी का जो हम जो जोड़ तोड़ दे रहे हैं, इसमें हम यही है कि डोनर को आप सशक्त बनाइए और वो ऑटोमेटिकली हमारा लुक ईस्ट पॉलिसी जो है वो आगे उसका वो बढ़ जाएगी। लेकिन एक और बात कही जाती है नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लिए कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो, अगर आर्थिक विकास हो तो शायद तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। हाँ, अभी तो जैसे जो मैंने कहा कि जो लुक ईस्ट पॉलिसी के बारे में हम जो कह रहे हैं, ये अभी भी मुझे याद है जब हमारे मणिशंकर अय्यर जी थे, वो हमारे यहाँ के डोनर मिनिस्टर थे। तो उस समय में उन्होंने एक विजन 2020 बनाए थे। तो उसका मुताबिक उसका फॉलोअप नहीं हुआ। नहीं, उनसे उनका काफ़ी वो प्रकाशित करती थी कि किस प्रकार को हम जो लुक ईस्ट पॉलिसी को इसको हम आगे बढ़ सकें। जैसे हम हमारे जो
ईस्ट को हम जाते हैं, अगर हमको साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ को, सिंगापुर, बैंकॉक, थाईलैंड वगैरह जाना हो, कंबोडिया, लाओस जाना होगा या म्यांमार जाना होगा, तो हमको एक रूट लेना पड़ेगा। तो आइदर थ्रू मोरे और थ्रू एक नागालैंड से एक रास्ता है, और हमारा अरुणाचल से हमारा थ्रू द पांगसाउ पास। तो अगर इसको रोड्स को हम डेवलप करें, उसमें ट्रेड रिलेशंस बढ़ जाएगी म्यांमार के होते हुए पूरे साउथ एशियन कंट्रीज़ को। जो हमको अभी जहाज़ों में जाना पड़े या हवाई जहाज़ से जाना पड़ रहा है, वो जितना हम पैसा वहाँ लगाते हैं वो बहुत कम हो जाएगा, और वहाँ के जो ट्रेडर्स हैं वो भी उनको यहाँ आपस में यहाँ ट्रेड करने में को बहुत आसानी होगी। लेकिन उसमें जैसे कुछ समस्याएं हैं, जैसे वहाँ लोग कहते हैं कि इंसर्जेंसी की समस्याएं हैं, कुछ और भी जो टेरेन है उसमें काफ़ी टफ है। लेकिन मैं जो देख रहा हूँ, ख़ासतौर से हमारे जो पांगसाउ पास है, इसमें हम अपने जो ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्टर हैं हमारे नेच्चेपन साहब को मैं ले गया था पांगसाउ, और वहाँ हमने उनको जो लेक ऑफ नो रिटर्न उसको वहाँ तक हम ले गए थे बर्मा में, म्यांमार में। और वहाँ उन्होंने देखा कि भाई वहाँ का रास्ता तो पूरा ठीक है, और इसको अगर हम थोड़ा सा और जोड़ दें तो उसमें हम शायद चीन के साथ भी हम उसके साथ कम्पीट कर सकें, क्योंकि अभी चीन का प्रभाव ऑलरेडी आ चुका है म्यांमार में और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में। अगर इंडिया को, अगर भारत को हम चाहें कि यहाँ उनका चाइनीज़ मार्केट को हम कैप्चर कर सकें, तो हमको जोर देना है कि यहाँ यातायात जो है सुविधा, इसमें हम सिर्फ अरुणाचल या मणिपुर या नागालैंड में नहीं, बल्कि इवन कुछ म्यांमार तक भी हम कुछ रोड्स को आगे बढ़ाना होगा। क्योंकि म्यांमार जो एक बहुत गरीब ये है कंट्री है, एक देश है, और वो हमारा पूरा सहमति का उनका या सहयोग का पूरा उनका ज़रूरी है। एक और बड़ी समस्या है पूर्वोत्तर के राज्यों की उग्रवाद की। इस भीषण समस्या से जब तक जो है निजात नहीं मिलेगी, तब तक पूर्वोत्तर के राज्यों का विकास वाकई नहीं हो सकता। क्या कुछ किया जाना चाहिए उग्रवाद के खात्मे के लिए? आप जो माओइस्ट एरियाज़ में जो आप देख रहे हैं, जिस प्रकार के लिए आपने एक प्रावधान रखा है कि यहाँ पे रोड्स बनने का या वहाँ में अस्पताल, स्कूल्स बनने का, किस प्रकार से इसमें जोर दे रहा है, वैसे भी हम वही चाहते हैं कि हमारा जो केंद्र सरकार है, जिसमें मैं भी एक मंत्री हूँ, मैं भी लोगों को उसमें प्रोत्साहन देते हैं कि आप इस पे आप थोड़ा जोर दीजिए, क्योंकि ये जो है उग्रवादी संगठन यहाँ बहुत है, कम से कम 60 से ज़्यादा है, और ये भी मिसगाइडेड यूथ है, ये भी बहक गए हैं। लेकिन अगर हम इनके लिए कुछ करें, लोगों के लिए उनका वहाँ विकास को हम बढ़ाने के, या वहाँ का जो उनके जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनको बढ़ा सकेंगे, शायद ये मिसगाइडेड यूथ्स भी वापस लौट के आए मेन स्ट्रीम पे। तो इसमें हमको बहुत सोचना पड़ेगा, और सरकार को भी, केंद्र सरकार को भी इसमें हम सबको साथ देना होगा, ताकि यहाँ का जो विकास अगर बढ़े, विकास दर बढ़े, तब ये हमारे जितने भी वहाँ के जो मिसगाइडेड यूथ्स है वापस लौट के आए मेन स्ट्रीम पे। आपकी प्रधानमंत्री जी से भी बात हुई इन तमाम मामलों पर, जब से नीडोटारियम का विवाद सामने आया, उसकी दुखद हत्या का? क्या कुछ आपने प्रधानमंत्री जी से कहा और प्रधानमंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया? ये जो बच्चे के जो ज्ञापन है या प्रस्ताव है, उस पे हमने भी सब जितने भी हमारा यहाँ के सांसद हैं नॉर्थ ईस्ट के, वहाँ गए, और मैं उनको ऑलरेडी 2-3 बार मिल चुका हूँ इस विषय में, व्यक्तिगत रूप से भी, बच्चों के साथ भी, और हमारे जो एक MPs फोरम के द्वारा भी। तो इसमें देखिए, लोग कहेंगे कि भाई ये एक चुनाव का समय है तो सब जगह आप आश्वासन देते हो, लेकिन ऐसा नहीं। हम दिल से चाहते हैं कि ये काम हो, और इसका कोशिश जारी है। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है, और उन्होंने गृह मंत्री को ऑलरेडी आदेश दे चुका है। हमारा उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी ने ऑलरेडी उस समय डे 1 से वो गृह मंत्री को उन्होंने इसका पूरा जांच पड़ताल का भी, और प्लस इनका किस प्रकार से समाधान, इसका ये समस्या समाधान ला सके, उन्होंने पूरा वो उसमें व्यक्तिगत रूप से वो जुड़ गए। और मैं भी खूब अपने आप को इसमें मैं सहमति हूँ, और मैं बहुत ही अपना शुक्रगुजारिश हूँ कि हमारे जितने भी लोग हो, चाहे वो विपक्ष के लोग हैं या अन्य जितने भी हमारे सहयोगी दल हैं, वो अपना दलों को छोड़ के उससे ऊपर आके जिस प्रकार से उन्होंने सब हमारे साथ जुड़ गए, उसके लिए तो मैं बहुत ही धन्यवाद हूँ सबको। आखिरी सवाल,
पूर्वोत्तर राज्य के लोगों की सुरक्षा पर देशवासियों से आपकी अपील क्या होगी? मेरा यही अपील है कि अगर गंगा और यमुना आपका है, ब्रह्मपुत्र भी आपका है, आप जितने भी यहाँ महान भारत में जितनी भी नदियाँ हैं आप जोड़ लीजिए, सब आप सबका माँ है। सरस्वती हो, नर्मदा हो, गंगा हो, यमुना हो, लेकिन हम आपके बड़े भाई थे और बड़े भाई रहेंगे और भाई है, क्योंकि वहाँ हमारा महान ब्रह्मपुत्र वो एक ही नर है, वहाँ से फ्लो करके बहते हुए हमारा पूरा धरती को चूमते हुए बांग्लादेश और फिर महासागर में चला जाता है। तो मेरा यही आप सबके गुंजाइश से प्रार्थना है, जो हमारे बच्चे यहाँ अरुणाचल से हो या मेघालय से हो या नागालैंड से हो, सिक्किम से हो, मणिपुर से हो, त्रिपुरा से हो, असम से हो, सब देशवासी हैं। हम अपना देश को बहुत प्यार करते हैं, हम देश को बहुत सम्मान करते हैं। हम अपना भारत माता की जय की जो एक स्लोगन को लेकर हम चलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में खास तौर अब जब जाएंगे जय हिंद का नारा लेके हम जाते हैं। तो इसी को मैं ये एक आप सबको एक प्रार्थना है कि हमारे बच्चे भी अब आपके ही बच्चे, इनको प्यार दीजिए, आपको सहानुभूति दीजिए, उनको स्नेह दीजिए, फिर आप देखिए कि हम एक महान देश कैसा बन नहीं पाते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन से इस खूबसूरत बातचीत के लिए, अपना व्यस्त समय निकालने के लिए। तो ये थे अरुणाचल प्रदेश के लोकसभा के सदस्य और भारत सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री निनोंग इरिंग जी, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया। निनोंग इरिंग जी दिल्ली में पूर्वोत्तर के राज्यों की समस्याओं को काफ़ी प्रमुखता से उठाते हैं और जिस तरह से हाल के दिनों में दिल्ली में अरुणाचल के छात्र निडो तारियम की हत्या हुई है, उसके बाद काफ़ी मुखर रूप अपनाया है निनोंग इरिंग जी ने और अपनी बात को काफ़ी प्रमुखता से रखा है। साथ ही इन्होंने देशवासियों से भी अपील की है कि पूर्वोत्तर के राज्यों के लोगों को जो दिल्ली में आते हैं, दिल्ली के अन्य भागों में आते हैं, उन्हें पूरा प्यार और समर्थन दीजिए। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी ठीक इसी समय आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम एक मुलाकात में, देश की एक और बड़ी हस्ती के साथ। तब तक नमस्कार।